हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको मोहम्मद गौरी के बारे में, मोहम्मद गौरी ने भारत पर क्यों आक्रमण किया, उसके कारणों के बारे में तथा उसने भारत के किन किन प्रदेशों पर आक्रमण किया था उसके बारे में बताया था। अभी उसी के ही कंटिन्यूशन में मैं आप तराइन द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत के किन किन प्रदेशों पर आक्रमण किया और जो आक्रमण किए गए थे वो उसने स्वयं किए या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से किए, उन सब के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी। तो अब आता है कि तराइन द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी के आक्रमण। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी के अधीन सारा चौहान साम्राज्य आ गया था, मगर उसने समस्त चौहान राज्य का भार अपने ऊपर नहीं लिया। उसने हांसी, कोहराम और सरस्वती जैसे सैनिक महत्व के जो स्थान थे उन पर अपना अधिकार कर लिया और वहां अपनी सेना तैनात कर दी। अजमेर में पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को तथा दिल्ली में एक तोमर राजकुमार को अधीनस्थ शासक के रूप में नियुक्त किया, यानी कि उन्होंने मोहम्मद गौरी की अधीनता को स्वीकार कर लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय प्रदेशों का अधिकारी नियुक्त करके गौरी पुनः गजनी लौट गया। अर्थात अब उसने जो बाकी के क्षेत्र थे उनका प्रतिनिधि, उसने अपने प्रतिनिधि के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर दिया और स्वयं वह गजनी लौट गया। ऐबक ने कोहराम को अपना मुख्यालय बनाया और वहीं से वह अपने जो विजित प्रदेश थे उन पर नज़र रखता था। मोहम्मद गौरी के गजनी लौटते ही पृथ्वीराज का जो छोटा भाई था हरिराज, उसने अपने राजपूतों की सहायता से अपने भतीजे गोविंदराज को अपदस्थ कर दिया और अजमेर पर अधिकार कर लिया। जैसे ही कुतुबुद्दीन की इसकी सूचना मिली तो वह अजमेर की ओर बढ़ा और अजमेर जैसे ही ऐबक की आने की सूचना मिली तो हरिराज अजमेर को छोड़ करके भाग गया। तो कुतुबुद्दीन ने पुनः अजमेर पर अधिकार कर लिया और गोविंदराज को शासक बना दिया, उसकी गद्दी पर बैठा दिया। और अजमेर से आगे बढ़ करके फिर ऐबक ने दिल्ली के तोमर शासक को विद्रोहात्मक गतिविधियों में भाग लेने का आरोप लगाया तथा उसको वहाँ से हटा दिया और 1193 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर जो शासक नियुक्त किया गया था तोमर शासक, अधीनस्थ शासक के रूप में, उसको हटा दिया और स्वयं वहाँ का शासक बन गया। पूरी तरह से उसने अधिकार कर लिया। उसके बाद जैसे ही वह दिल्ली पहुँचा तो पुनः फिर अजमेर में विद्रोह का झंडा खड़ा हो गया। तो फिर वह वापस से ऐबक पुनः अजमेर गया, राजपूतों को परास्त किया और अब उसने पूरी तरह से अब उस पर अजमेर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 1194 ईस्वी में अजमेर भी दिल्ली के अधीन हो गया। इसी दौरान 1193-94 में ऐबक ने मेरठ, बुलंदशहर और कोइल यानी अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया और उसका अगला जो आक्रमण था वो था कन्नौज के गढ़वाल राज्य पर। कन्नौज का जो राजा था वो था गढ़वाल वंशीय जयचंद। वह पृथ्वीराज का घोर विरोधी था। जब पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था उस समय उसने किसी प्रकार की सहायता नहीं की थी पृथ्वीराज की, बल्कि यह माना जाता है कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से मोहम्मद गौरी की सहायता की थी या मोहम्मद गौरी को आमंत्रित करने का आरोप उस पर लगाया जाता है। तो जब पृथ्वीराज की हार हो गई तो उसके बाद अब तुर्की आक्रमण का अगला जो निशाना बना वो था जयचंद। उत्तर भारत के मुस्लिम राज्यों को सुरक्षित करने के लिए कन्नौज के इस शक्तिशाली राज्य को पराजित करना जरूरी था। अतः कन्नौज जीतने के लिए 1194 ईस्वी के आरंभ में मोहम्मद गौरी गजनी से रवाना हुआ। दिल्ली पहुंचने पर कुतुबुद्दीन ऐबक भी सेना के साथ उसे मिल गया और इस सम्मिलित सेना ने, जिसकी संख्या लगभग 50,000 थी, कन्नौज विजय के लिए कूच किया। जयचंद भी अपनी शक्तिशाली सेना के साथ
मोहम्मद गौरी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। कन्नौज और इटावा के मध्य चंदावर नामक स्थान पर 1194 ईस्वी के बीच में उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध के प्रारंभ में ऐसा लग रहा था कि जयचंद का पलड़ा भारी है, परंतु अचानक ही जयचंद की आंख में तीर लगने से वह हाथी से नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो गहड़वाल सेना में भगदड़ मच गई और वो रणभूमि से भाग खड़ी हुई और विजय श्री गौरी के हाथ लगी। चंदावर की विजय से गौरी के साम्राज्य में एक बहुत बड़ा राज्य सम्मिलित हो गया। युद्ध के बाद अब मोहम्मद गौरी ने बनारस व अन्य नगरों को जी भर करके लूटा, मंदिरों को गिराया, उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया और वहाँ पर जो गहड़वालों का राजकोष था वो भी उसने जी भर के लूटा। तो इस प्रकार इस संबंध में एस.आर. शर्मा ने कहा है कि चंदावर के युद्ध में जयचंद के पतन ने मोहम्मद गौरी को भारतवर्ष की राजनीतिक और धार्मिक राजधानियों बनारस और कन्नौज का स्वामी बना दिया। इस पर कन्नौज पर आक्रमण करने के बाद मोहम्मद गौरी ने बयाना और ग्वालियर पर आक्रमण किया, उन पर अधिकार कर लिया। 1195 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भट्टी राजपूत कुमारपाल द्वारा जो शासित बयाना था उस पर आक्रमण किया। कुमारपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया और मोहम्मद गौरी ने उस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने ग्वालियर का घेरा डाला। ग्वालियर पर हालांकि वह आसानी से अधिकार नहीं कर पाया, परंतु ग्वालियर के शासक ने गौरी की अधीनता को स्वीकार कर लिया और 1202 ईस्वी में ऐबक ने बुंदेलखंड के चंदेल राज्य पर अधिकार कर लिया। उसके बाद अगला जो विजय अभियान था वो था बंगाल और बिहार का विजय अभियान या बिहार व बंगाल के विजय अभियान। इन दोनों विजय अभियानों का जो श्रेय जाता है या बंगाल या बिहार में तुर्की शासन की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वह इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बख्तियार खिलजी को जाता है। यह एक साधारण सैनिक के रूप में था, लेकिन बाद में इसने अपनी योग्यता से एक बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी और इसने ही बिहार व बंगाल पर विजय अभियान किया था। 1203 ईस्वी में इसने संपूर्ण बिहार पर अधिकार कर लिया था और इसके बाद इसने नालंदा, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थे उनको बहुत बुरी तरह से लूटा, उनकी पुस्तकों को बुरी तरह से नष्ट कर दिया, बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल कर दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही धर्मांधता और बर्बरता का परिचय दिया गया, जो हमारी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिनकी बहुत बड़ी पहचान थी अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो पूरी तरह समाप्त कर दिए गए। इस विजय अभियान के बाद फिर बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया। बंगाल पर इस समय सैनवंशी लक्ष्मण सेन का शासन था। वह यद्यपि कुशल सेनानायक और विजेता था, लेकिन वह इस समय वृद्धावस्था में था, इस कारण से उसका प्रशासन थोड़ा शिथिल हो गया था। 1204-5 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर अचानक आक्रमण किया और आक्रमण बहुत तेजी से था, जिसका सामना लक्ष्मण सेन नहीं कर पाया और वह महल के दरवाजे से भाग खड़ा हुआ। बख्तियार खिलजी ने शीघ्र ही नगर पर अधिकार कर लिया और नगर को जी भर के लूटा, निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया गया और उसने आगे बढ़ कर के लखनौती को अपना मुख्यालय बना लिया। तो इस प्रकार ये दोनों विजय अभियान पूरी तरह से बख्तियार खिलजी के द्वारा किए गए थे। अब आखिरी अभियान आता है मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान। 1203 ईस्वी में गौरी के बड़े भाई गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद गौरी गौर और गजनी दोनों का ही सुल्तान बन गया और उसने मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की।
गौरी सुल्तानों का मुख्य शत्रु थे ख्वारिज्म का शाह, जिसके साथ लगातार संघर्ष चल रहा था। और 1204-5 ईस्वी में अंधकुंद के युद्ध में मोहम्मद गौरी परास्त हुआ था ख्वारिज्म के शाह के साथ। तो उस समय अब इस पराजय से गौरी की प्रतिष्ठा को बहुत क्षति पहुंची थी। तो इसका प्रभाव भारतीय साम्राज्य पर भी पड़ा, और इसका प्रभाव पड़ने के कारण पंजाब की खोखर जाति थी, उसने जगह जगह विद्रोह करना या लूटपाट करना शुरू कर दिया। तो 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने खोखरों को दबाने के लिए पुनः भारत आया। कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसकी सहायता के लिए पंजाब पहुंच गया, और दोनों की संयुक्त सेना ने खोखरों का बुरी तरह दमन किया। हजारों खोखर मारे गए, बंदी बनाए गए। तो उनका पूरी तरह दमन करने के पश्चात अब वह ऐबक को दिल्ली लौटने का आदेश दे दिया और स्वयं गजनी के लिए रवाना हो गया। वह मार्ग में सिंध नदी के तट पर दमियक नामक स्थान पर कुछ समय के लिए रुका, और वहाँ उसने अपना शिविर लगाया। यहीं पर 15 मार्च 1206 को संध्याकालीन नमाज के दौरान कुछ विद्रोही खोखरों ने अचानक शिविर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार मोहम्मद गौरी की जो हत्या वो खोखरों के द्वारा की गई थी, और वह अपने गजनी साम्राज्य को वापस नहीं लौट पाया। गौरी के शव को गजनी ले जाकर दफना दिया गया था। मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के बाद उसका भतीजा महमूद उसका उत्तराधिकारी बना। किंतु महमूद भी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा, और उसकी मृत्यु के बाद ख्वारिज्म के शासक ने गौरी के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया, और गौरी के एक दास ताजुद्दीन यल्दौज ने गजनी पर अधिकार कर लिया। और उसके और जो क्या कहते हैं, भारतीय ऐसी प्रतिकूल जो परिस्थितियां थीं, उस प्रतिकूल परिस्थितियों में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के भारतीय राज्य को सुरक्षा दी और गुलाम वंश की नींव डाली। तो इस प्रकार मोहम्मद गौरी एक ऐसा पहला शासक था जिसने भारत में मुस्लिम राज्य की नींव रखी थी। वह एक मेहनती और दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति था। विपरीत परिस्थितियों में भी वह हिम्मत नहीं हारता था। आबू तराइन के प्रथम युद्ध, अंधकुंद के युद्ध में पराजय के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, और पुनः शक्ति एकत्र कर अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लिया। प्रोफेसर हबीबुल्ला इस संबंध में लिखते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक की भांति उसका सर्वश्रेष्ठ गुण उसका दृढ़ संकल्प था, जिसके साथ वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में जुट जाता था और किसी भी पराजय को वह अंतिम नहीं मानता था। मोहम्मद गौरी एक न्यायप्रिय शासक भी था। उसने विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान किया था। फखरुद्दीन राजी, कवि निजामी उसके दरबार से संबद्ध थे। उसने हिंदू देवी की आकृति वाले सिक्के भी चलाए थे, और इस कारण से मोहम्मद गौरी को मध्य युग के महानतम सम्राटों में से एक महान सम्राट माना जाता है। धन्यवाद।